सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आज पशु पोषण की जो क्लास है उसमें मैं डॉक्टर हरी सिंह बारड, लेक्चरर अभय पशुपालन महाविद्यालय बीकानेर, आपको पशु पोषण विषय से संबंधित पोषण से संबंधित शब्दावली एवं उनकी परिभाषाएं के बारे में पढ़ाऊंगा। सर्वप्रथम मैंने आपको जैसे पूर्व की क्लास में बताया था कि TDN, व्हाट इज TDN, पोषण से संबंधित शब्दावली। शब्दावली एवं परिभाषाएं। शब्दावली एवं परिभाषाएं, इसमें सर्वप्रथम जो बची हुई जो शब्दावली थी, जैसे TDN का जो मतलब है वो है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, यानी कुल पाचक तत्व। कुल पाचक तत्व, कुल पाचक तत्व क्या होता है? यह TDN जो है वह पचित ऊर्जा को नापने का एक तरीका है। जो आहार में जो आहार से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, आहार में जो पोषक तत्व होते हैं उनके पाचन के बाद में जो अपने ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके प्रत्येक पोषक तत्व की कितनी ऊर्जा अपने को मिली उसको नापने का एक तरीका है। यानी प्रत्येक तत्व का पाचन गुणांक निकाला जाता है और उन्हें जोड़कर उस आहार में कुल पाचक तत्व कितना है, टोटल जो TDN है वो कितना है, उसकी गणना जो है वो की जाती है। इसके पश्चात में डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट जो है उसकी गणना करके और उसे 2.25 से गुणा करके और इसमें जोड़ा जाता है। ईथर की ऊर्जा जो है वो अन्य पोषक तत्वों की ऊर्जा से 2.25 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए ईथर एक्सट्रैक्ट से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको 2.25 से गुणा करके उस आहार का TDN निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। TDN बराबर DCP प्लस DCF प्लस PNFE प्लस DEE इंटू 2.25
इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो इनकी ऊर्जा से 2.25 गुना ज़्यादा होती है। इन सबको जोड़ने से टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की गणना की जा सकती है। अगला पॉइंट है अपना खाद्य मानक। खाद्य मानक ये परिभाषा है खाद्य मानक विभिन्न खाद्य पदार्थों की क्या चीज है? विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई खाद्य तालिकाएं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई खाद्य तालिकाएं हैं। इन खाद्य तालिकाओं को तैयार करके किसी भी पशु के लिए आहार में अलग अलग पोषक तत्वों की गणना की जाती है और ये खाद्य मानक कहलाते हैं। भारतीय खाद्य मानक जैसे मॉरिसन खाद्य मानक आदि। अगला है डेगना। डेगना क्या है? जब पशु के शरीर में सेलेनियम तत्व की कमी हो जाती है, पशु के शरीर में सेलेनियम की जब कमी हो जाती है तो उसकी बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज है, दूरस्थ जो भाग हैं, उनमें नेक्रोसिस हो जाती है। तो इस बीमारी को डेगना कहते हैं। डेगना, इसका नाम डेगना क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम जो है ये पाकिस्तान के डेगना एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये बीमारी पाई गई थी। तो उस डिस्ट्रिक्ट के नाम के आधार पर जो है इसको डेगना डिजीज की कहा गया था। और इसमें पशु के शरीर की जो एक्सट्रीमिटीज है उसमें सेलेनियम की कमी से नेक्रोसिस हो जाती है। अगला है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये क्या चीज होती है? इसकी परिभाषा लिख लो। जब पशु के शरीर में भंडारित कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो एमिनो एसिड्स, प्रोपियोनिक एसिड्स और गैलेक्टोज के द्वारा कुछ मात्रा में ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ये प्रक्रिया पशु के शरीर में मेनली यकृत और किडनी में होती है। दूसरे शब्दों में
अकार्बोहाइड्रेट पदार्थ, अकार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। फिर आता है राशन। राशन क्या चीज़ है? राशन पशु दैनिक कार्यों को संचालित करने के लिए 24 घंटे में जितना आहार खाता है उसको राशन कहते हैं। पशु के द्वारा अपनी दैनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए 24 घंटे में जितनी आहार को खाता है उसको राशन कहते हैं। फिर आता है खुराक। खुराक का मतलब पशु के द्वारा एक बार में खाए गए राशन की मात्रा को खुराक कहते हैं। पोषक अनुपात, न्यूट्रिटिव रेशो, यह पाचक प्रोटीन व नाइट्रोजन रहित पाचक तत्वों का अनुपात होता है। न्यूट्रिटिव रेशो क्या होगा? NR, न्यूट्रिटिव रेशो, पाचक पोषक अनुपात। यह पाचक प्रोटीन व नाइट्रोजन रहित पाचक तत्वों का अनुपात होता है। जिस आहार में प्रोटीन की मात्रा कम होती है उसका न्यूट्रिटिव रेशो, पोषक अनुपात ज़्यादा होता है, और जिस आहार में नाइट्रोजन प्रोटीन की मात्रा कम होगी उसका NR ज़्यादा होगा। यानी जिसमें प्रोटीन कम होगा उसका NR ज़्यादा होगा, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा उसका NR कम होगा। ये इसका व्युत्क्रमानुपाती है। यानी NR बराबर TDN माइनस DCP बटा DCP। अगली जो परिभाषा है वो लिख लीजिए। कुल राख, टोटल एस। टोटल एस क्या होती है? किसी भी खाद्य पदार्थ को जलाने के बाद में उसकी बची हुई सिलिका व खनिज लवणों की मात्रा को कुल राख कहते हैं, टोटल एस कहते हैं। इसको मक्फल भट्टी द्वारा 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके खाद्य पदार्थ को जलाने के बाद में जो खनिज लवण व सिलिका की मात्रा बच जाती है उसको टोटल एस कहते हैं। अगली परिभाषा है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, NFE। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट ये पाचनशील या घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं। NFE क्या होता है? ये घुलनशील या पाचनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनकी पाचकता अधिक होती है। अन्य तत्वों की अपेक्षा इनकी पाचकता अधिक होती है। जैसे उदाहरण के रूप में स्टार्च है, सुक्रोज है, इनको नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट कहते हैं, NFE। आगे लिखिए ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट क्या होता है? ये चारे में लिपिड की मात्रा होती है। किसी भी आहार में, चारे में
लिपिड की मात्रा कितनी है उसको ईथर एक्सट्रैक्ट कहते हैं। जैसे वसा है, तेल है, मोम है, तो उनकी जो मात्रा आहार में होगी उसे ईथर एक्सट्रैक्ट कहेंगे। और चारे में इस ईथर एक्सट्रैक्ट की मात्रा को सॉक्सलेट उपकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है। कौन सा उपकरण? सॉक्सलेट। इसी प्रकार से जो क्रूड प्रोटीन होता है उसको मैंने पहले बताया था आपको। क्रूड प्रोटीन को नापने की कैसे आप ज्ञात करोगे क्रूड प्रोटीन को? जेल्डाल विधि, जेल्डाल विधि द्वारा क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात की जाती है। जेल्डाल उपकरण से जो नाइट्रोजन की मात्रा प्राप्त हुई है उसको 6.25 से गुणा करके क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात की जाती है। 6.25 का मतलब है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है वो 16% होता है। तो 100/16, 100 को 16 का भाग दोगे तो 6.25 आया। तो उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा आएगी उसको 6.25 से गुणा करेंगे नाइट्रोजन की मात्रा को, तो क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात आ जाएगी। यानी क्रूड प्रोटीन बराबर नाइट्रोजन की मात्रा इंटू 6.25। जो नाइट्रोजन मिला क्रूड प्रोटीन में, कितना नाइट्रोजन है उसको 6.25 से गुणा करेंगे आप, तो क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। और क्रूड प्रोटीन का जो पचित भाग है उसको डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कहते हैं, डीसीपी, सीधी सी बात है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल कहते हैं। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल कहा जाता है। और जो चारा या आहार है उसमें जल की मात्रा को हॉट एयर ओवन द्वारा ज्ञात की जाती है। हॉट एयर ओवन। अब इसी कड़ी में गर्भावस्था राशन। गर्भावस्था राशन क्या चीज होती है? पशु के गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में, पशु के गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में दिए जाने वाला राशन, जो कि प्रोडक्शन राशन और निर्वाह राशन के अतिरिक्त होता है, उसे गर्भावस्था राशन कहते हैं। देसी गाय के लिए इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.25 किलो, यानी 1.25 किलो, 1 किलो 250 ग्राम राशन जो है वो निर्वाह राशन और उत्पादकता राशन के अतिरिक्त दिया जाता है, उसको गर्भावस्था राशन कहते हैं। संकर गाय या भैंस में 2.25 किलो, 1.75 किलो जो अतिरिक्त राशन दिया जाता है, निर्वाह राशन और उत्पादकता राशन के, उसको गर्भावस्था राशन कहेंगे। ये कुछ परिभाषाएं थी पोषाहार बिंदु की पशु पोषण में, वो मैंने आपको बताई। इसका अगला जो टॉपिक है पशु शरीर
पादप का संगठन पशु शरीर एवं पादप का संगठन। पशु को अपनी दैनिक जीवन क्रियाएं संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दैनिक क्रियाएं जैसे वृद्धि है, शारीरिक भार है, प्रजनन है, उत्पादन है आदि इस प्रकार की जो दैनिक क्रियाएं हैं उसको संचालित करने के लिए पशु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पशु को ऊर्जा पादप अथवा पादप उपजात, पशु को ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? पादप या पादप के उपजात एवं कुछ मात्रा में पशु उपजात जैसे दूध है, अंडे हैं, फिश मील है, मीट है, ये जो पशु उपजात हैं इनसे एवं पादप के जो उपजात हैं उनसे पशु को दैनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा मिलती है। आहार के रूप में इन पशु उपजात और पादप उपजात को ग्रहण करके पाचन तंत्र द्वारा पचाकर और शरीर में अवशोषित करके यह ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और इस ऊर्जा को जानने के लिए पादप एवं पशु के शरीर के संगठन की जानकारी होना अति आवश्यक है। आपको पता है पौधों एवं पशुओं के ऊतक एक ही प्रकार के रासायनिक पदार्थों के बने होते हैं। पौधों एवं पशु के शरीर के ऊतक जो हैं, जो टिश्यूज हैं, वो एक ही प्रकार के रासायनिक पदार्थों के बने होते हैं, परंतु उनके घटकों में उनका जो संगठन है उनमें भिन्नता होती है। और ये रासायनिक संगठन में जो भिन्नता है वो अक्सर पानी व प्रोटीन की मात्रा पर निर्भर करती है। जो पौधों एवं पशुओं के ऊतकों की रासायनिक जो संरचना है, जो पदार्थ के प्रोटीन के बने होते हैं, उनकी जो भिन्नता है वो किस पे निर्भर करेगी? पानी और प्रोटीन की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे पौधों में पत्तियों में पानी व प्रोटीन ज़्यादा होता है और परिपक्व जब अवस्था में पौधा पहुंचता है तो पानी की मात्रा कम हो जाती है। पौधे वायु से CO2, जमीन से पानी व अन्य अकार्बनिक लवण प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का संश्लेषण करते हैं। पौधे कहाँ से लाते हैं? ये वायु से, CO2, जमीन से पानी एवं अन्य अकार्बनिक लवण प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। जबकि पशु ऐसा नहीं कर पाते हैं। उन्हें जो है
वह पादप के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। पौधे हो चाहे पशु हो, उनके शरीर का मुख्य घटक पानी है। दोनों का शुष्क पदार्थ अकार्बनिक व कार्बनिक तत्वों का बना होता है। पौधे और पानी के जो ड्राई मैटर है, शुष्क पदार्थ है, वो अकार्बनिक और कार्बनिक तत्वों का बना होता है। कार्बनिक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स। और अकार्बनिक तत्व में खनिज लवण आते हैं। पौधे एवं पशु के शरीर में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व 6 समूहों में पाए जाते हैं। वो 6 समूह कौन से हैं? पौधे एवं पशु के शरीर में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व 6 समूह में पाए जाते हैं। नंबर 1 जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये 6 प्रकार के जो तत्व हैं, ये पौधे और पशु के शरीर में रासायनिक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। इसमें इनकी मात्राएं जो है, पौधा हो चाहे पशु हो, उस पर अलग अलग फैक्टर्स, कारक जो हैं वो कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे पशु के शरीर में उनकी स्पीसीज, उनकी ब्रीड, एज यानी उम्र, लिंग, सेक्स, वातावरणीय कारण आदि जो हैं वो इनकी मात्रा को कम या ज़्यादा करते हैं। और पौधों में जैसे फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स, उनके तने, पत्तियां आदि की अवस्थाओं में भिन्न भिन्न मात्रा में इनकी मात्राएं कम या ज़्यादा होती रहती हैं। आज के इस लेसन के बाद में इन 6 प्रकार के जो तत्व हैं, इनके बारे में अलग अलग अपने कल यानी मंडे को अलग अलग तत्वों का अलग अलग प्रकार से उनके ऊपर पड़ने वाले अलग अलग फैक्टर्स का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में विस्तृत रूप से अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।